हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान यानी कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से पहले पोज करते होंगे और उसके बाद में फिर जो है आप लोग सॉल्यूशन देखते होंगे। देखिएगा, ये कह रहा है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/25 पर बेचने पर एक दुकानदार को 34% की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। यदि वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। हमें जो पूछा गया है वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस भी। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जब कभी भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम लोग पहले मानते हैं। तो यहां से पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो आ जाएगा 11। ठीक है, आगे कह रहा है कि बेचने पर एक दुकानदार को 34% की हानि होती है। तो क्या आप लोग यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर 11 जो वैल्यू है, 34% की हानि होती है, इसका मतलब वो 66 में बेचा होगा क्या, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो यहां से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया है, 100/6। लेकिन कह रहा है कि यदि वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, वो कहना चाह रहा है कि 25 रुपए में नहीं बेच रहा, वो कितना बेच रहा है, इसका 80%। तो इसका 80% मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से 4/5 होगा क्या? और 4/5 होगा, क्या वो 20 का बेचेगा? अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास में सेलिंग प्राइस भी है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100/6, और सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही सोल्व करोगे या फिर रेशियो बना लोगे? रेशियो बना लेंगे। तो ये 100 है, ये 120 है। मुझे एक बात बताओ, 100 के आर्टिकल को यदि आप लोग 120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%। यही आप लोगों का सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। देखिएगा, रेगुलर तो रहना पड़ेगा अगर आप लोगों को वास्तव में मैथ सीखना है तो। क्वेश्चन है 2, जब 1529, 2178 और 2886 को 86 को सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r होता है। क्या आप लोगों को याद है क्या कि जब कभी भी जो रिमाइंडर है वो यदि शेषफल है वो समान बचे, उस कंडीशन में हम लोग HCF लेते हैं। तो यहां से ये तो कितना हो जाएगा, देखो 1529 है, फिर कितना है 2178 है, और फिर कितना है यहाँ पर 2886 है। ठीक है, और क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग यहाँ से HCF के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। ठीक है, यहाँ पर बच गए कितने, 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो गया 11, और 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर से इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, फिर यहाँ से 7, और 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0,
और यहाँ से कितना है 8, 8 में से 1 जाएगा, सो कितना आएगा यहाँ से 7। क्या हम लोग फिर से इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से जो है वो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है। और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि HCF n बराबर जो है हमारे पास में वो कितना आ गया है 59 आ गया है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 59। अब हमें यहाँ से रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए क्या हम लोग इसको डिवाइड करेंगे क्या? तो 1529 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 59 से। देन यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 54। अब आपके पास में देखिएगा n की वैल्यू भी है, आपके पास में r की भी वैल्यू है, क्या आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 59 माइनस के 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 54। तो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 177 माइनस के 54 इंटू 2 यानी कि 108, और इसमें से माइनस करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। और 9 ऑप्शन नंबर किस में है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ए में है, और यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए, ठीक है। क्या क्लास तो एकदम सही चल रही है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायग्राम का था, यानी कि DI का था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही लिखवा दिया है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या ये है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछा गया है, तो क्या हमें रियल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्या? आप कहेंगे नहीं पड़ेगी। तो कह रहा है कि कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ये है, और कक्षा 7 में ये है, तो क्लास 7 में लड़कों की संख्या का कक्षा 10th में लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें 7 देखना है, क्लास 7, और फिर हमें देखना है 10th, ठीक है। क्लास 7 में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितना है? तो आप कहेंगे 75.6 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, तो 7 में टोटल जो है वो कितना है 5:9, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 14 है। और बॉयज के लिए पूछा है तो यहां से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। 10th में, तो 10th में यहाँ पर जो नंबर है वो कितना है 64.8 है। 10th में टोटल के नीचे टोटल, और रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पर गर्ल्स के लिए पूछा है यानी कि 5 से, ठीक है। यहां से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट कर जाएगा, ओके। ये पॉइंट से यहां पर ये पॉइंट हट जाएगा। 9 से ये कितने टाइम्स 9 7 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। और ये 14 से 14 5 70 और ये 54, तो 54:72 है। 18 से फिर से काट देंगे तो 18 कितना होता है 54, और 18 चौके 72। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहां से सही जवाब होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक वर्ग में एक वृत्त अंत स्थित किया हुआ है। इस वृत्त पर सकेंद्रित एक अन्य वृत्त को वर्ग के भीतर खींचा जाता है। इन दो वृत्तों द्वारा निर्मित वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, ये है, और उनकी जो रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है। तो वर्ग का आपको पेरीमीटर पूछा गया है,
ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देखिएगा कैसे, ये कह रहा है कि पहले एक स्क्वायर है, चलिए ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के बीच में जो है वो एक सर्किल है। स्क्वायर के बीच में क्या है? एक, यहां पर ये सर्किल है, चलिए अब ये कह रहा है कि इसके अंदर भी एक और क्या है, सर्किल है। अगेन फिर से एक और सर्किल है इसके अंदर, ये लो मैंने एक और सर्किल जो है इसके अंदर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो बाहर ये रिंग का क्षेत्रफल है ना, मतलब ये इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? 1540। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश करना, ठीक है, क्या कि यदि यहां पर एक रेडियस तो क्या हो जाएगी यहां से, कैपिटल आर, और एक जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी यहां से, स्मॉल आर। ठीक है, एक रेडियस तो कैपिटल आर, और एक जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। और क्या आप लोगों को यहाँ पर इसका एरिया का पता है क्या? बिल्कुल पता है। और एरिया क्या होता है इसका? वो होता है पाई आर माइनस आर, आर माइनस आर, और आर प्लस के आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1540 के बराबर। ठीक है, अब आपको पाई की वैल्यू पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर माइनस आर, यानी कि रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 7, इंटू ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर, और इक्वल में कितना है 1540 है। ठीक है, यहां से यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 से ये कितने टाइम्स, 70 टाइम्स। अब आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, यदि आपके पास में r प्लस आर कितना है 70 है, और r माइनस के r कितना है 7 है, तो यहाँ से जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 77/2। रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 77/2। अगर रेडियस 77/2 है तो इसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 42, सॉरी 77। और अगर ये 77 है तो इसकी जो साइड है वो भी क्या 77 ही होगी क्या? अब आपके पास में साइड आ गई स्क्वायर की, आपसे पेरीमीटर पूछा है। आपको पता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो आंसर कितना हो जाएगा 308 आप लोगों का सही जवाब होगा। और आपने देखा होगा कि हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस अभी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू, ठीक है, 25 में पूछे गए थे सेम कंसेप्ट पर। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पूछी थी, इसमें पेरीमीटर पूछ लिया है। ठीक है, बस रेगुलर आप लोगों को बने रहना है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि टू सॉलिड मेटलिक राइट सर्कुलर cones of height 31 centimeter and 53 centimeter, each of base radius 21 centimeter, are melted and cast into a solid sphere. What is the surface area of the sphere? हाइट 31 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर वाले दो धात्विक लंबवृत्तीय शंकु कौन है, जिनमें से प्रत्येक की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h।
1/3। पाई सब में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहने देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर और इंटू एच की वैल्यू कितनी है 31 प्लस में वो अगेन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 21 का स्क्वायर इंटू यहां से हाइट है वो कितनी है 53 है और ये किसके बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है अगेन अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से पाई/3 कॉमन आ जाएगा 21 के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 31 प्लस के 53। ठीक है और ये किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ओके यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है और ये कितना हो जाएगा यहां से तो ये जो है ये हो जाएगा यहां से 84 और 84 4 से ये कितने टाइम्स 20 टाइम्स। अब आप मुझे एक बात बता 20 का स्क्वायर तो ये है 21 का स्क्वायर ये है 21 ये है तो क्या 20 का क्यूब है क्या और आर क्यूब इक्वल में 20 का क्यूब तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 21 यानी कि रेडियस कितनी आ गई है 21। अब आपसे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है यानी 21 इंटू 21 यानी कि 4 इंटू पाई इंटू 21 की वैल्यू कितनी है 441 तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 1764 पाई और यही आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिएगा कल से जो है वो आज थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है धीरे धीरे कभी कम हम लोग एवरेज लेके चलेंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज ए विच इज 16% मोर देन दैट ऑफ बी एंड 20% लेस देन दैट ऑफ सी व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट बी एंड सी हैव। ठीक है एक एक बी और एक है यहां पर सी। ये कह रहा है कि बी की राशि ए के पास इतनी राशि है जो बी की राशि से 16% अधिक है। यदि यहां पर बी को मैं 100 मानूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116। समझ में आ रहा है ना। ठीक है और सी की राशि से कम है सी की राशि से कम है कितने 20% तो 20% जो है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5 यानी कि 5 से कितनी है 4 है। ठीक है सी की राशि से 20% कम है यानी कि जो 116 है ये 4 की वैल्यू है और हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए 5 की। 4 से ये 29 यानी कि यहां से जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 145। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बी और सी के पास कुल कितनी राशि है। ओके ए के पास कितनी है 12,528 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 116 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे जो पूछा गया है तो बी और सी के पास तो बी और सी के पास में 100 और 145 क्या 245 है क्या। ठीक है अब देखिएगा वो डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर पाते हैं तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ठीक है तब आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा 26,460 रुपये आ जाएगा ध्यान रखना। ठीक है तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से 26,460
₹60 आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 14 days, बी इज 33 1/3% लेस इफिशियंट देन ए, ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 2 days before completion and B kept the work until it was done, ठीक है। In how many days was the whole work completed? ओके, ये कह रहा है कि A एक निश्चित कार्य को 14 डेज में कर सकता है और B A से 33 1/3% कम है, कुशल है, इफिशियंट है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/3। A और B, ये कह रहा है कि B A से कम है, B है वो A से कम है, तो यदि A की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो B की वैल्यू क्या 2 रही होगी क्या? ठीक है। और आपको पता है कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी आपको A की दे रखी है, A का टाइम दे रखा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी 2 दिन पहले छोड़ के जाता है तो क्या हम लोग उसको जाने देते हैं क्या? नहीं, नहीं जाने देते। और आप अगर नहीं जाने देते तो ये कह रहा है कि ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता था? 3। तो 2 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? तो आप कहेंगे 6। और ये कह रहा है अब कोई गया है क्या? तो आप कहेंगे ना तो ए को भेजा है ना ही बी को भेजा है। अपॉन में टोटल वर्क तो कितना हो गया है? 48 अपॉन टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो ये हो जाएगा 5 9 3/5 डेज आ जाएगा। और यही आप लोगों का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान यानी एकदम आसान। ये क्वेश्चन कह रहा है कि An article is available for ₹1600 cash down payment or ₹700 cash down payment followed by 3 monthly installments of ₹. What is the approximate annual rate of interest charged under the installment plan? ठीक है। एक वस्तु 1600 रुपए के नगद भुगतान पर या 700 रुपए के नगद तत्काल अदायगी तथा उसके बाद 310 रुपए की 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल जो उसकी कॉस्ट थी आर्टिकल की वो 1600 थी, 1600 में से 700 दे दिए तो कितना बचा? क्या 900 बचा है क्या? अब ब्याज किस पे लगेगा? 900 रुपए पे। फिर से उसने 310 रुपए लौटा दिए, तो 310 रुपए लौटा दिए तो 900 में से 310 जाएगा तो क्या 590 बचेगा क्या? फिर से उसने 310 लौटा दिए, तो 310 अगर लौटा दिए तो यहां से कितना आ जाएगा? 280। तो ये हो जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 7 10 और ये हो जाएगा 1770 रुपए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि ये 310 की 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो आप मुझे एक बात बताने की, टाइम तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/12 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और 310 रुपए की 3 मासिक किस्त, तो एक महीने की 310, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी? 930। अब 900 रुपए देने थे, 930 रुपए दे रहे हैं, तो यहां से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिला है? तो आप कहेंगे 30 रुपए। ब्याज आपके पास में है, तो क्या आप लोग यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 100 × SI।
अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 100 इंटू SI, SI कितना है यहाँ पर 30, अपॉन में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1770, और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा यहाँ से 1/12, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3600 अपॉन में 177, ठीक है। और जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ से सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 6 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रेनू एंड रमन वाज, ये है 6 years from now the ratio of their age will be इतना, what is the sum of their present age, आपसे पूछी गई है, ठीक है। आप मुझे बताने की समझाने की कोशिश करो, यदि 6 years ago है और कौन कौन है, एक तो रेनू है और एक कौन है, रमन है, ठीक है। इनकी एज का रेशियो कितना है, 5:11 है, ठीक है। अगेन 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, और उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है, 11:17। अब आप लोग जहां कहीं भी पढ़े हैं कि आप लोगों को याद है क्या कि अगर इनका डिफरेंस सेम है, 5 और 11 में डिफरेंस है क्या है, 11 और 17 में डिफरेंस सेम है, तो क्या 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, यानी कि 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एक की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 10, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 22, ठीक है। तो प्रेजेंट एज पूछे, सॉरी अगर ये 6 वर्ष पहले की एज पूछता तो ये तो कितना हो जाएगा 10 और 22 कितना हो जाएगा 32, लेकिन ये पूछ रहा है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, तो 12 और ऐड करना पड़ेगा और आंसर विल भी कितना हो जाएगा यहाँ से 44 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। व्हेन B ये है, C ये है, A आपको ये दिया गया है, इफ B एंड C ये है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आपसे हमेशा पूछी जाएगी, ठीक है। सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के और C इनडायरेक्टली है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो A इक्वल में K इंटू B अपॉन में क्या हम लोग C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हमें पहले K की वैल्यू चाहिएगी, तो K की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर A की वैल्यू तो कितनी है, तो आप कहेंगे A की जो वैल्यू है वो तो है यहाँ पर 20, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, इक्वल में K इंटू B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25, अपॉन C की वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 से ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ जाएगी 72 अपॉन में 5 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई है, K की। अगर ये वैल्यू यहाँ पर K की आ गई है तो क्या हम लोग यहाँ पर K की वैल्यू रख सकते हैं क्या, बिल्कुल। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
तो ए बराबर जो है वो आ जाएगा के की वैल्यू है 72/5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 35 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 है। बताओ क्या मुश्किल है इसमें। ठीक है, ये यहां से ये कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 8 से ये 2 टाइम्स, 8 से ये 9 टाइम्स, 9 इंटू 7 63/2 और 63/2 क्या हम लोग 31.5 ही माने क्या, और यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्या आप सभी लोग समझ पाए हैं? किसी को कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ए कंटेन्स एसिड एंड वाटर in the ratio 2:5 and solution B contains acid and water in the ratio 7:6, sorry 6:7. 7 liter of A is mixed with 9 liter of B. What is the amount of acid in 312 ml of the resulting solution? ठीक है, एक विलियन ए में अम्ल और जल है, यानी कि एसिड एंड वाटर है। ठीक है, एक है यहाँ पर ए और एक है यहाँ पर कौन है, बी है। ठीक है, ए में जो टोटल है वो 7 लीटर है। ठीक है, और बी में जो टोटल है वो है 9 लीटर है। ठीक है, ए में एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है, एसिड एंड वाटर, इसमें रेशियो है 2:5। ठीक है, एंड बी में जो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 6:7 है। ठीक है, या तो इन दोनों को इक्वल, इन दोनों का सम करके और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मुझे पता है कि ए में यदि 7 लीटर है, टोटल जो मिलियन है, टोटल जो मिक्सर है वो 7 लीटर है और 7 ही इसका रेशियो आ रहा है, तो क्या क्यों ना मैं इसको 2 मान लूं और इसको मैं 5 मान लूं। ठीक है, ओके। अगेन ए बी में जो है वो एसिड और वाटर 6:7 है। क्या 6:7 को आप लोग 9 में बांट सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये टोटल कितना है 9, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर 7 से। क्या समझ तो पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, चलिए अब देखिएगा ये तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 छक्के 54, यानी कि 54 अपॉन में 13। ठीक है, ये तो बी का एसिड है और ए का एसिड कितना है, 2 है। ओके, अगेन यहां पर जो है वो बी का कितना हो जाएगा, 63/13, और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 13 दूनी 26, 26 और 54 कितना हो जाएगा ये 80, 13 तो दोनों में सेम है तो कट जाएगा, 13 पंजे 65 और 65 और 63 कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ से 16 से ये 5 टाइम्स कटेगा और ये 8 टाइम्स। ठीक है, तो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो आया है वो कितना आ गया है, 5:8 आ गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे अम्ल की मात्रा पूछी गई है, एसिड की मात्रा पूछी गई है, तो टोटल यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे टोटल जो है वो है 312। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल
कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। तो 13 से 13 ते 39 और 13 चौके 52, सॉरी 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, और 24 इंटू 5 यहाँ पर क्या 120 होगा क्या, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नंबर सिस्टम का आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इफ द 9 डिजिट नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 5x माइनस 3y की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। नंबर कितना है, 9 2 4 x 5 9 7 और y और 4 है, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है हमें, तो इसको जो डिवाइड करना है वो 88 से, और 88 के लिए जो रूल लगेगा वो क्या 8 इंटू 11 का लगेगा क्या, ये आप लोगों को याद है। और जब कभी भी हमें अगर 88 का रूल लगाना है तो सबसे पहले हम लोग 8 का रूल लगाते हैं, क्या याद है क्या, और 8 का रूल भी हम लोग लास्ट के 3 डिजिट में लगाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, ताकि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 64, और ये हो जाएगा फिर से 64, ठीक है। अगेन यहां से यदि मैं 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 रख सकता हूं, ठीक है। एक जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4, और उसके बाद में एक जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां से 8। अब देखिएगा ये सब है ना, ये आप लोगों के प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 8 का वैल्यू हमारे पास में कुछ कुछ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से 11 का रूल लगाएंगे, और 11 का जो रूल कहता है वो कहता है डिजिट का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से डिजिट देख लेते हैं, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 7 कितने होते हैं 25, और 25 और 4 कितना हो जाएगा यहां से 29, ठीक है। यहां से इसको देख लेते हैं, तो देखिएगा यहां से ये हो जाएगा 2, ये x, ये 9, ठीक है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा यहां से 11, और यहां से ये क्या हो जाएगा y। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है ये कितने आ जाएगी 11 प्लस के x और प्लस के y, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 11 का रूल्स देखना है, तो 11 के रूल के लिए ये अगर 29 है तो मुझे एक बात बताओ, इसका सम भी क्या 29 ही होना चाहिए क्या, देन तभी 0 आ पाएगा। और 29 होने के लिए, बनाने के लिए क्या x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, क्या 18 रखनी पड़ेगी क्या। अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमें 18 रखनी है, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि y की जो वैल्यू है या तो 0 4 8 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। 18 अगर हम लोग रखते हैं x प्लस वाई की, तो ये 9 डिजिट नहीं है तो फिर 10 डिजिट में चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये 29 है तो मुझे एक बात बताओ, इसका डिफरेंस हम लोग 11 बना ले, और 11 बनाने के लिए क्या x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास में क्या 7 होनी चाहिए क्या, देन तभी तो हम लोग देखो 11 और 7 कितने होंगे 18,
29 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 7 है तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 ही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास में x की वैल्यू है वो 7 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्या पूछा गया, 5x, यानी कि 35 माइनस 0। सो आंसर विल भी कितना हो जाएगा, 35 आप लोगों का यहाँ से सही जवाब होगा, यानी कि राइट आंसर होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एंड किस्टन का एकदम आसान क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स। पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। और पाइप बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, इनिशियली बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 30 आवर्स एंड देन पाइप बी इज क्लोज्ड एंड पाइप ए कंटिन्यूज टू फिल द टैंक। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली? ए का पाइप यहां पर ए और ए का पाइप यहां पर बी। ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है वो भरे हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जो खाली करेगा उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम, तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, यहां से 40 लीटर। 40 लीटर को 20 घंटे में, तो यहां से 1 घंटे की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 2 लीटर। और 40 लीटर को 40 घंटे में खाली कर रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है वो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, 2 लीटर डाल रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है, तो टंकी में क्या 1 लीटर ही टैंक में जा रहा है क्या पानी, कितना जा रहा है, 1 लीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि दोनों पाइपों को 30 घंटे के लिए खोला जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों पाइप खोले जाते हैं और 1 घंटे में 1 लीटर, तो 30 घंटे में कितने लीटर पानी जाएगा, तो आप कहेंगे 30 लीटर। टोटल 40 लीटर था, 30 लीटर फुल हो गया, अब बचे कितना, 10 लीटर। और ये कह रहा है कि जो 10 लीटर है वो कौन भरता है, ए। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 घंटे। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल, तो टोटल 30 तो ये है और 5 ये है। सो आंसर विल भी कौन सा हो जाएगा, 35 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन को निम्नलिखित। ठीक है, ये कह रहा है कि 2018 और 20 में कंपनी के औसत निर्यात का और 2017 और 2019 में कुल आयात से क्या अनुपात होगा। देखिएगा यहां पर जो दिया गया है वो एवरेज दिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2018 और 2020, 2018 और 2020 में एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ये रहा 2018 और 2020। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 1180। ठीक है, तो 1180/2, क्योंकि एवरेज है तो यहां से कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। ठीक है, अगेन कह रहा है कि 2017 और 2019 में इंपोर्ट, तो इंपोर्ट ये रहा, 2017 में ये रहा, 2019 में ये रहा, तो 500 और 265, क्या 765 होगा क्या,
ठीक है, 5 से काट दो यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे तो ये तो आ जाएगा 118 और ये कितना हो जाएगा 153 और यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ए आप लोगों का सही जवाब होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड मेक्स टू डिस्काउंट ऑफ 25% and 5% on its mark price. He sells it by giving successive discount. What is profit percentage? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर उसके क्रम मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। एक है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एक है यहाँ पर मार्क प्राइस। ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा, तो क्या 160 होगा क्या मार्क प्राइस? और ये कह रहा है कि 25% प्रॉफिट, तो इसका अगर हम लोग 25% की बात करें, ठीक है, तो ये होता है 1/4 और 160 का 1/4 कितना हो जाएगा? क्या 120 होगा क्या? फिर से कह रहा है उसका 5%, तो 120 का 5% 6 होगा और 6 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा? 114 में। अब आपसे क्या पूछा गया? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि 100 के आर्टिकल को यदि आप लोग 114 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट भी कितना होगा? 14%। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप का एकदम आसान क्वेश्चन है। ए एंड बी start a business by investing their capitals in the ratio A. After 4 months, A reduce his capital by 50% and B increase his capital by 1/3. What will be B's share in the total profit of rupees 39 lakhs after 1 year? ठीक है, यहां से A और B का रेशियो है, A और B कितना है? 2/3 है और रेशियो में 3/8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा क्या? ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी की 50% कमी की, तो ये जो 16 रुपए है ए ने कितने महीने के लिए लगाए? 4 महीने के लिए। ठीक है, अब बाकी के बचे कितने महीने? 8 महीने, और 8 महीने के लिए ये कह रहा है कि 50% की कमी की गई। 50% यानी कि 16 का 50% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64, ये 64, तो यहां से इसने कितने रुपए लगाए हैं? 128 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, ये कितना है? यहाँ पर 9 है। 4 महीने बाद इन्हें अपनी पूंजी, अच्छा बी ने, तो 4 महीने तक तो इसने 9 रुपए लगाए हैं। आगे कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी में से 1/3 की वृद्धि की, तो 9 का 1/3 3 होगा। पहले 9 था, 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 12, और वो बाकी के बचे कितने महीने? 8, तो 12 8 कितने होते हैं यहाँ पर? 96। इसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो ये हो जाएगा 2, 9 3 12 और ये कितना हो जाएगा? 13। अब दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ से और रेशियो बराबर कर ले? 4 से काटेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 3 और ये 2, और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 3। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 1 वर्ष बाद 39 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है। 39 के नीचे टोटल, के नीचे टोटल, तो 32 और 33 कितना हो जाएगा? 65, और जो पूछा गया उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके लिए पूछा है? बी के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर? 33 से। ठीक है, बस यहाँ से हम लोगों को सोल्व करना है। 13 से काटेंगे 3 बार, 13 से काटेंगे 5 बार,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 99/5, और 99/5 अगर 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दो और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सी आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रेन क्रॉसेज टू ब्रिज ऑफ लेंथ 900 मीटर एंड 420 मीटर इन 75 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन क्रमशः 75 सेकेंड और 50 सेकेंड में 900 मीटर और 420 मीटर लंबे दो पुलों को पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ आप लोगों से पूछी गई है। आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश करो, 900 मीटर ठीक है और 420 मीटर लंबे दो क्या है, पुल है। ठीक है, पहले जो टाइम है वो कितना लग रहा है 75, अभी जो टाइम है बाद वाला टाइम है वो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 50, यानी कि 25 सेकेंड टाइम क्यों कम लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस कितनी कम कवर की है 480। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, और बाकी की बची लेंथ कितनी है 420 है, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे 480 बटे कितने सेकंड में पार कर रही थी 25 में, लेकिन कितने सेकंड में पार करवाना था हमें 50 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, तो x प्लस 420 इक्वल में कितना आ जाएगा 960। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 540। और यही एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थे अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, और अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है देन प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। देखिएगा क्वेश्चन है कि सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट becomes ये in 1/2 years and rupees 7410 in 5 years. What is the annual rate of interest? ऐसे क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, पहला प्रिंसिपल पूछा जाता है और दूसरा वो जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये कह रहा है कि जो 5 ईयर में है, 5 ईयर का जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, तो 7410 हो जाता है। ठीक है, और ये 1/2 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे ये जो जा रहा है वो जा रहा है 6747 हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 ईयर। अमाउंट में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 663 का। 1.5 साल का इंटरेस्ट ये है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा 221, और 221 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 442। ठीक है, 1 वर्ष का इंटरेस्ट ये है। ठीक है, तो यहां से 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष का इंटरेस्ट ये है तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2210 रुपए।
अब 2210 रुपए यदि हम लोग अमाउंट में से माइनस कर दे तो यहां से कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5200। अब आपके पास में प्रिंसिपल आ गया है, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, सॉरी ब्याज भी है, तो क्या आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना है यहाँ पर 442 बटे प्रिंसिपल कितना है 5200 इंटू टाइम, और टाइम कितना है यहाँ पर वो है 1 है। 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। यदि हम लोग 13 से इसको काटते हैं, ओके 13 से यदि हम लोग इसको काटते हैं तो 13 से 13 चौके 52, 13 3 39 और 13 चौके 52, 34 बटे 4 यानी कि 8.5 ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है क्या, मुझे बताने की समझाने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या आप लोग पॉज करके तो खुद से ट्राई तो कर रहे हो ना, ठीक है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर बेटा प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये बात ध्यान रखना। इसको तो कुछ नहीं करना, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू डालनी है और इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ cos x प्लस sec x इक्वल में 2 है, देन व्हाट इज cos nx प्लस sec nx, ठीक है, इक्वल टू वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताने की समझाने की कोशिश करना, जब कभी भी a प्लस 1/a इक्वल में 2 हो तो क्या a की वैल्यू हमेशा 1 होती है क्या। अगर a की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो a की पावर n कुछ भी हो, ठीक है, प्लस 1/a की पावर n कुछ भी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 की पावर n प्लस 1/1 की पावर n, सो आंसर विल बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, आंसर विल बी कौन सा हो जाएगा 2, आप लोगों का सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस ही लिए थे मैंने, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लास आप लोग रेगुलर देखते रहना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका स्कोर बूस्ट हो, आपका मैथ्स में जल्दी सिलेक्शन हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।